लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक, हम लोग देखे थे कि क्या होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का बेसिक मतलब हम लोग देख लिए थे। कुछ जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, जो सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं कि इसको ड्राफ्ट कौन किया था। तो ये ड्राफ्ट जो था वो फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा किया गया था। ठीक, 1882 में इसको एसेंट मिला 17 फरवरी 1882 को। और यहाँ पर क्योंकि सेक्शन 1 में डेट ऑफ कमेंसमेंट बताया गया है तो हम लोग जनरल क्लॉजेज एक्ट का सहायता नहीं लेंगे और जो डेट बताया है 1 जुलाई 1882 उसको डेट ऑफ कमेंसमेंट हो जाएगा। एसेंट में स्वीकृति मिला और कमेंसमेंट में लागू हो गई। ठीक, ये जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कंकरेंट लिस्ट में लाई करता है। 7th शेड्यूल 8th शेड्यूल कौन सा है कंकरेंट? 7th शेड्यूल के 3rd लिस्ट यानी कंकरेंट लिस्ट में एंट्री नंबर 6 पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड व्यवस्था बनाया गया। मतलब इसका हो गया कि इसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है। इसका प्रीएम्बल कहता है where it is expedient to define and amend certain part of law relating to transfer of property by the act of party। ठीक, ये कह रहा है कि certain part जो है उससे रिलेटेड कह रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। या इसका जो प्रीएम्बल है उससे क्लियर हो जा रहा है कि सिर्फ सर्टेन पार्ट को ही के लिए बनाया गया। ठीक, बेड एक्ट है तो बेड एक्ट में देखिए where it is expedient to define and amend certain part of law relating to transfer of property। तो एक बात ये निकल रहा है कि सर्टेन पार्ट को ये बता रहा है, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को गाइड करते हैं कि कैसे कैसे उनके बीच में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगा। दूसरा चीज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ लागू होगा, कह रहा है बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो मतलब यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड सारे लॉ के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास 1882 का और भी एक्ट है। ठीक, 1882 का कौन कौन एक्ट है हमारे पास? एक तुम्हारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, ठीक, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 का है। ठीक, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आने से पहले तुम्हारे पास जो था वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मौजूद था। एक तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपका एक चैप्टर था, चैप्टर 7 76 to 123, उसको काट करके एक नया एक्ट बना दिया गया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट। तो इस एक्ट के आने से पहले, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के आने से पहले जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी था वो दोनों गाइडेड होता था आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस एक्ट आने के बाद और बहुत बाद में जाके आपका सेल्स ऑफ गुड एक्ट बनाया जो सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इसके अलावा आपका सीपीसी के कुछ प्रोविजंस हैं जो गाइड करते हैं कि कैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ हैं और आपके रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट है,
ठीक, इस तरह करके और बहुत सारा एक्ट है जो गाइड करता है कि आखिर कैसे होना चाहिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का। तो इसके जो प्रिएम्बल है उसके इंटरप्रिटेशन से ही हम लोग को ये क्लियर हो जा रहा है कि ये एक्ट जो है वो आप अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक, एग्जॉस्टिव कब हो जाएगा ये? जब सारे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कैसे किया जाता अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया रहता तो ये एग्जॉस्टिव हो जाता। लेकिन यहाँ तो कुछ ही टाइप के ट्रांसफर के बारे में बात कर रहा, गिना चुना ट्रांसफर है उसी के बारे में बात कर रहा, ज्यादा के बारे में तो बात कर नहीं रहा, इसलिए एग्जॉस्टिव है। ठीक है, उसके अलावा विल है, इनहेरिटेंस है, इस सब पे तो ये लागू नहीं होता, ये सब हम लोग देख चुके हैं। हिंदू लॉ और पर्सनल लॉ है, तो उसमें अगर विल का बात आ गया, इनहेरिटेंस का हो गया, तो वो सब तो, और सीपीसी में कोई कोर्ट का ऑर्डर है तो वो सब अलग चल रहा। ठीक, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हम लोग का सेल्स ऑफ गुड है ही। तो एक केस में तज्जो बीबी वर्सेस भगवान 1899 में ये हेल्ड किया गया कि ये कोड जो है, कोड करने का मतलब ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। यहाँ पर जो आपका पहला चैप्टर है वो प्रिलिमिनरी है, सेक्शन 1 से 4 तक। ठीक, चैप्टर 2 को 2 पार्ट में बांटा गया है। चैप्टर 2 है ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टी। ठीक है, उसमें आपका पार्ट ए जो है उसको 1 से 38 तक में बांट लीजिए, और पार्ट बी जो है वो आप 38 से 53 ए में बांट लीजिए। जो 5 से 38 तक है, ठीक, वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पे लागू होगा। एक सेकंड, हम गड़बड़ बोल दिए। 5 से 37 जो है वो जनरल प्रिंसिपल है और वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों पे लागू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 38 से 53 ए तक जो प्रोविजन है वो सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लागू होता है। ठीक, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है हम बताएंगे। उसके बाद चैप्टर 3 से आपका स्पेसिफिक टाइप का ट्रांसफर के बारे में बात कर लेता है। चैप्टर 3 है आपका सेल के बारे में, 54 से 57। 4 है मॉर्गेज के बारे में, ये आपका 58 से 104 तक सबसे बड़ा चैप्टर है ये, चैप्टर 4। और चैप्टर का नाम ऑफ मॉर्गेजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड चार्जेस। ठीक, चैप्टर 5 है आपका लीज के बारे में, 105 से 117 तक। चैप्टर 6 से एक्सचेंज के बारे में, 118 से 121 तक। और चैप्टर 7 है गिफ्ट के बारे में, 122 से 129। और लास्ट चैप्टर जो है आपका चैप्टर 8 वो एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर कैसे किया जाएगा उसके बारे में, 130 से 137। तो जनरल प्रोविजन जो आपका 53 ए तक छोड़ दे तो कितने टाइप के बारे में ये बात कर रहा है? सिर्फ सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट और एक्शनेबल क्लेम, 6 तरह का चीज के बारे में बात कर रहा है। यही हुआ ना? सेल 1, मॉर्गेज 2, लीज 3, एक्सचेंज 4, गिफ्ट 5 और एक्शनेबल क्लेम 6। तो ये 6 तरह के चीज को, प्रिंसिपल्स को डील कर रहा है कि कैसे किया जाएगा। सेक्शन 2 में है तो बहुत कुछ, ठीक, लेकिन जहां से क्वेश्चन बनता है वो आप समझो क्या क्या बनता है। 4 स्टेट में बांट दिया गया था, तो उसमें कहा गया कि पार्ट बी में 3 स्टेट थे, बॉम्बे, पंजाब और दिल्ली। कहा गया वो तीनों जगह पे ना ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ना वो लागू नहीं होगा। ठीक है, बाद में जब स्टेट्स का जो ABCD करके था उसको हटाया गया तो अमेंडमेंट किया गया बहुत सारा चीज।
तो सब जगह अमेंड कर दिया, लेकिन अभी भी पंजाब स्टेट पे ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो लागू नहीं होता है। दूसरा बात ये है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेशन में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है। और क्योंकि ये प्रॉपर्टी का मामला है और प्रॉपर्टी जहां सिचुएटेड होती है उनको ज्यादा राइट्स होना चाहिए लॉ बनाने के लिए, तो यहाँ पर सेक्शन 1 में दिया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन निकाल के, ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन लगा के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में चेंज करते रह सकती है। ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से कोई भी लॉ बना सकती है, लेकिन जब वो लॉ बना रहे हैं तो उनको बस इतना ध्यान रखना है, अलग से भी लॉ बना सकते हैं कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर मेरे यहाँ कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। बस उनको एक ही बात का ध्यान रखना है कि इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से वो चीज कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, वो जो लॉ बना रहे हैं। जैसे हर एक स्टेट का अपना पर्सनल लैंड लॉज होता है ना, तो वो ध्यान देना है कि वो जो प्रोविजन है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से इनकंसिस्टेंट में नहीं होना चाहिए। और कहाँ पे लागू नहीं होता है एक्ट? तो 3 सेक्शंस ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुस्लिम पे वो पर्टिकुलर टॉपिक अप्लाई नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेक्शन 2 में कह रहा है कि मुस्लिम लॉ और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बीच में इनकंसिस्टेंसी कहीं होगा तो उस केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रिवेल कर जाएगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर। सेक्शन 14 में ये कह रहा है कि जो वक्फ और औलाद अपने औलाद के लिए एक वक्फ बना रहे हैं हम, ठीक, तो सेक्शन 14 से वो नहीं गाइड होगा। सेक्शन 14 में अनबॉर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी देने का बात कर रहा है। ठीक है। ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी की बात करता है सेक्शन 14 में। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी हम बताएंगे क्या होता है। तो वो कहता है कि सेक्शन 14 पे मुस्लिम लॉ अपना काम करेगा, सेक्शन 14 जो है वो मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं करेगा। और सेक्शन 129 कहता है कि गिफ्ट का जो प्रोविजन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में वो मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं करेगा। तो 3 जगह ऐसे प्रोविजंस मौजूद हैं जो मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं करते हैं। 2 तो जनरल है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और मुस्लिम पर्सनल लॉ में इनकंसिस्टेंस हुआ तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करेगा, प्रिवेल करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को यहाँ पर बचा लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ प्रोविजन है जहाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से लागू नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से लागू होगा वो चीज। इतना बात समझ में आ गया तो अब हम आएंगे सेक्शन 3 पे, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। सेक्शन 3 जो है इसका इंटरप्रिटेशन है क्लॉज। ठीक। इंटरप्रिटेशन क्लॉज क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब तक कोई अन्य मतलब ना बताया जाए, यहाँ जो डेफिनेशन में जो चीज लिखे हुए हैं आप उन्हीं को डिफाइन मानिए। और यहाँ डेफिनेशन में ABCD नहीं है, सब के सब डेफिनेशन सेक्शन 3 में डाल दिया गया है, जितना इनको डेफिनेशन में डालना था। ठीक है। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो है यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी का। इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास। ठीक। कह रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो 3 चीज को छोड़ दिया जाता है, वो इंक्लूड नहीं है। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास, इस तीनों को छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ नहीं है। एक तरह से ये डज नॉट इंक्लूड करके एक तरह का नेगेटिव डिफिनेशन दिया। और डिफिनेशन क्या कहा? इस 3 को बस आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो है वो सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा, खाली कह रहा है ये तीनों चीज इंक्लूड नहीं होगा। डिफिनेशन एकदम आधा अधूरा है। आधा अधूरा क्या, कुछ है ये नहीं, खाली बस 3 चीज कह रहा है कि ये 3 चीज इंक्लूड नहीं होगा।
तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग जनरल क्लॉजेज एक्ट का सहारा लेंगे। जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन 3 में सब सेक्शन 26 है। ठीक है, जनरल क्लॉजेज एक्ट हम लोग के पास 1897 का वहां पर सेक्शन 3 है और सेक्शन 3 का सब सेक्शन 26 है, जो बताता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्या। और ये कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बेनिफिट अराइजेज आउट ऑफ द लैंड और थिंग्स विच इज परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच्ड टू द लैंड। पहला क्या बता रहा है ये सेक्शन 3 सब सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, लैंड आएगा, लैंड से निकलने वाला कोई बेनिफिट आएगा, और लैंड में कोई चीज हम परमानेंटली अटैच कर देंगे, ठीक है, या फिर कोई चीज जो अर्थ में परमानेंटली अटैच है उससे भी हम कोई चीज परमानेंटली अटैच कर देंगे तो वो भी होगी। ये भी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। ठीक, तो हम लोग अब जाके तीसरा एक्ट खोलेंगे, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। 1908 में कह रहा है, बहुत सारा बात बोल रहा है और इसमें कह रहा है कि आप लैंड, बिल्डिंग, हेरिडिटरी अलाउंसेस, राइट टू वे, लाइट, फेरी, फिशरी, ये सब चीज मिला के जो है वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो हम तीनों को कंबाइन करेंगे और देखेंगे तब जाके हम लोग को पता चलेगा कि आखिर होता क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ से अच्छा से समझिए क्या होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जानने के लिए हम लोग क्या क्या देखें, तो हम लोग देखे सबसे पहले सेक्शन 3 का 26 सब सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट, उसमें बोला कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या होगा, लैंड हो जाएगा, बेनिफिट अराइजेज आउट ऑफ लैंड हो जाएगा, थिंग्स अटैच टू द अर्थ हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज जो अर्थ से अटैच है। अब यहाँ पर हम लोग आगे दूसरा देखें, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 6 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, उसमें कहा कि थिंग्स अटैच टू अर्थ मतलब क्या होगा, तो कहा थिंग्स इम्बेडेड इन द अर्थ, मतलब ऐसा चीज जो अर्थ में धसा हुआ है। थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो इम्बेडेड इन द अर्थ, कोई चीज फंसा हुआ है, किस चीज में फंसा हुआ है, कोई ऐसे चीज में जो अर्थ में धसा हुआ है। ठीक है, अर्थ में धसा हुआ कोई चीज है, उससे फंसा हुआ कोई चीज है। ठीक है, और तीसरा कह रहा है थिंग्स रूटेड, जो अर्थ में रूट की तरह जमाया हुआ है अपने आप को। लेकिन यहाँ पर फिर एक और एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, उसमें कहा 3 चीज को छोड़ दीजिए, स्टैंडिंग टिम्बर को छोड़ दीजिए, ग्रोइंग क्रॉप्स को छोड़ दीजिए और ग्रास को छोड़ दीजिए। इस तीनों को छोड़ दीजिए, आप ये तीनों चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए लैंड तो हम लोग समझ रहे हैं कि अर्थ का जितना भी सरफेस पार्ट है वो लैंड हो। तो यहाँ पर लैंड जब बोला जा रहा है तो सिर्फ सरफेस तक ही लिमिट नहीं रखा जा रहा, लैंड के ऊपर कोई चीज है। ठीक है, कितना भी सरफेस के ऊपर कितना भी ऊपर है वो भी हो गया, सरफेस के अंदर कितना भी है, जैसे सॉइल वाइल है, मिनरल्स है, ठीक है, कोल है, गोल्ड माइन है। ठीक है, ये सब चीज जो है वो जमीन के अंदर तक का सब के सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि जिसपे हम लोग रह रहे हैं, चल रहे हैं, उसी को हम लोग लैंड कर रहे हैं। हम मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो जमीन है, घर घर है आपका, घर जमीन पे बना होगा, तो उस जमीन के कितने भी अंदर चल जाए आप ही का वो जमीन। ठीक है, तो ये बोला कि लैंड का मतलब होता क्या है। एक दो है एग्जांपल, एक पूछता है कि कुआं में जमा पानी वो मूवेबल प्रॉपर्टी है कि नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है कि मूवेबल प्रॉपर्टी, ये पूछता है। तो कुआं में जमा हुआ पानी जो है वो जब तक कुआं में है तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और गंगा नदी में बहता हुआ पानी,
वो भी इमोवल प्रॉपर्टी है। ये पूछा हुआ है जुडिशरी में पिछली बार। ठीक है, तो नदी में बहता हुआ पानी भी इमोवल प्रॉपर्टी है। ई मत समझ लीजिएगा कि मूव हो रहा है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, वो इमोवल प्रॉपर्टी है। गंगा जल बाल्टी में भर के घर ले आए तो अब वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमोवल प्रॉपर्टी है। दूसरा चीज जो है वो कहता है बेनिफिट अराइजेज ऑफ द लैंड। कोई भी तरह का बेनिफिट जो लैंड से अराइज किया जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक नदी है, ठीक है। पहले समझिए बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो होता है, हम प्रॉपर्टी का डिवीजन बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि इनकॉर्पोरियल और कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी क्या होता है। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी वो होता है जिसको हम लोग ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। तो बेनिफिट को हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ फोड़ आई हमको मालूम है। ठीक है, तो कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है प्रॉपर्टी में उसको हम लोग इनटेंजेबल इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक, तो जो भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट निकल रहा है किसी प्रॉपर्टी से वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है जो बहुत लंबे टाइम तक गंगा नदी से इस साइड से आदमी को बैठा कर उस साइड लेके जाता है और उस साइड बैठा के इस साइड लेके आता है, उसके लिए वो पैसे लेता है। ठीक है, तो वो उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है जो कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी से निकल रहा है, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होगा। या आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के केस में कहा गया कि एक बहुत लंबे समय तक कहीं पर मछली मारने का अधिकार जो है वो एक तरह का इमोरल प्रॉपर्टी माना जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर ले हम सी और लेक में स्ट्रीमर या बोट के सहायता से, वो भी एक तरह का इमोरल प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से समझने वाला है थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ क्या होता है। कोई भी चीज हम इस तरह से, कोई भी चीज हम जमीन में इस तरह से धसा दिए, ठीक है, कि अब वो कहीं जाने वाला नहीं। जैसे हम घर बना रहे हैं तो घर का पिलर वगैरह जो है जमीन के अंदर खोद के डाला जाता है, इलेक्ट्रिक पोल है, वॉल है, तो वो सब चीज अब मूव होने वाला है कभी। हाँ? तो ये सब चीज को हम लोग बोलेंगे थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ। जो चीज हम लोग जमीन में धसा दिए वो हो गया आपका इमोवल प्रॉपर्टी। घर का पिलर हो गया, घर ही मान लीजिए, कोई बिल्डिंग है, वॉल है, इलेक्ट्रिक पोल है, सब के सब जो है वो इमोवल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक, दूसरा बात कहता है थिंग्स अटैच टू व्हाट इज द एम्बेडेड इन द। अब घर का दीवार है और दीवार में हम खिड़की परमानेंटली जकड़वा दिए, मतलब जो खिड़की था उसको हम लोग लगवा दिए, दरवाजा लगा दिए घर में। तो ये सब चीज जो है वो डायरेक्ट अर्थ में तो नहीं धसा हुआ है, लेकिन अर्थ में हमारा घर बना हुआ है, एम्बेडेड है ऑलरेडी, और उसमें हम लोग अटैच करवा दे रहे हैं। तो ये जो हो गया वो एक तरह का इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। अब एक चीज बताइए, जो बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होगा, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। घर में जो बिजली वाला से डिसाइड करें कि जो चीज है हम जब हम वैसे चीज में अटका रहे हैं जो अर्थ में एम्बेडेड है, हम वैसे चीज में अटैच कर रहे हैं जो कि अर्थ में एम्बेडेड है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगा या इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। इसके लिए डिटरमाइन करने का तरीका है कि हम जब उसमें अटैच कर रहे हैं तो क्या हम परमानेंट इंटेंशन के साथ अटैच कर रहे हैं कि वो परमानेंटली वहीं रहना है, ठीक है, और हम उसका हो सके तो बेनिफिशियल एंजॉयमेंट लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब है या विंडो का स्क्रीन है जो शीशा है, तो हमारा कभी इंटेंशन रहता है कि वो हरदम वहीं रहेगा। बल्ब तो जिस दिन खराब हुआ हम चेंज कर देंगे,
भले ही वो अभी अटका हुआ है लेकिन वो है एक मूवेबल प्रॉपर्टी। हमारे इंटेंशन पे डिपेंड कर रहा है कि वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसके लिए दो तरीका का है। एक होता है क्यूडी प्लांट्रो सोलो सोलो क्रेडिट। ये मैगजीन पूछ देता है क्या होता है। इसका मतलब होता है कोई एक ऐसा प्लांट जो इस तरह से अटैच है अर्थ पे कि वो अब अपने ही भार पे खड़ा है। ठीक है, जैसे कि पेड़ का अगर जड़ लग जाए तो वो जड़ जो है अब अटका हुआ है, अब उसको किसी और सहायता का जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो वो ऐसा चीज जो है वो हो जाता है आपका इमोवल प्रॉपर्टी। अब दूसरा है मैगजीम आपका ये क्विडिको इनफेसिस सोलो सोलो क्रेडिटो। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई एक वस्तु है, वस्तु को हमने चीज में धसा रखा है, तो धसा रखा है तो हम देखेंगे कि उसका हम किस एनेक्सेशन मतलब डिग्री क्या है, मतलब हम कितने हद तक उसको धसा रखे हैं। क्या हम उसको बाय इजिली एफर्ट उसको रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर हमको बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के रिमूव करना पड़ेगा, और हमारा इंटेंशन क्या है उसको धसाना, और उसको हम परमानेंटली अटका के रखना चाहें तो वो एक तरह का इमोवल प्रॉपर्टी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बल्ब जो है वो तो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है। जिस दिन बल्ब खराब हुआ हम उसको ये कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। लेकिन स्विच बोर्ड मान लीजिए, स्विच बोर्ड को हम लोग एक बार लगा देते हैं तो क्या हम लोग बराबर स्विच बोर्ड कबाड़ के बदलवाते रहते हैं? हमारा तो इंटेंशन ये रहता है ना कि जितना टाइम हो जाए, जितना टाइम टिक जाए हम लोग टिका लेंगे। तो वो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, ऐसा कोई ऐसा चीज जो रूटेड है अर्थ में, अर्थ में पूरी तरह से धसा हुआ है, जैसे कोई प्लांट है, ट्री है, सर्द है, जो कि अर्थ पे उग रहा। ठीक है, तो हम लोग उसको मान लेंगे कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन कुछ प्लांट, ट्री हम लोग इसीलिए रोकते हैं कि जब वो बड़ा हो जाए तो हम लोग उसको काट के उसका यूज कर सके। जैसे कि एक टिम्बर का पेड़ है, टिम्बर का पेड़ का उद्देश्य ये, फॉर एग्जाम्पल शीशम का पेड़ का क्या एकमात्र यूज है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो हम उसका काट के लकड़ी का कुछ बेड बना लेंगे, कुछ और बना लेंगे, और तो कोई इसका यूज है नहीं। तो उसको रोपा ही इस पर्पस के जा रहा है कि कल हम उसको काटेंगे, कल होके हम उसको काटेंगे। तो ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या इंटेंशन है उसको रोपने का कि हम इसको कल होके काटेंगे। या फिर कोई ग्रोइंग क्रॉप्स है, धान ये है आपका गेहूं चावल ये सब है, तो उसको तो कल काट के बेचना ही ना है। या फिर ग्रास है, तो ग्रास का तो इंटेंशन ये होता है कि आज नहीं तो कल कटेगा ही कटेगा वो। तो इस टाइप का चीज जो है वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि मूवेबल प्रॉपर्टी है। फूड बियरिंग ट्री, कोई ऐसा ट्री है जिसमें फ्रूट उगता हो, ठीक है, उसको हम लोग स्टैंडिंग टिम्बर के कैटेगरी में नहीं मानेंगे। यानी कोई आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, तो उसको हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। ठीक है, महुआ ट्री को माना गया है कि वो जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि महुआ ट्री का ये पर्पस नहीं होता कि हम लोग काट के कुछ बनाए। महुआ ट्री को स्पेसिफिकली बोल दिया है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लिस्ट है, उसमें बताया गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है कि नहीं है। एक मशीन को एम्बेडेड कर दिया है अर्थ में धसा दिया गया परमानेंटली वो मशीन को। तो अब हम लोग को डुक्कन इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ये हेल्ड किया गया कि मशीन को एम्बेडेड किया गया है, और वो मशीन जो है वो ऐसा नेचर का है कि अब वो हरदम वहीं पर रहने वाला है। एक बहुत बड़ा प्लांट है, मतलब प्लांट जो प्रोसेस करता है, ट्री वाला प्लांट नहीं। तो वो अब वो वहां पर धसा दिया गया है हरदम के लिए, उसका इंटेंशन है कि हम यहाँ से कभी ना ले जाए। तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और वो मशीनरी ऐसा है कि आज यहाँ रख सकते हैं, कल हम वहां रख सकते हैं, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो डुक्कन में
डुक्कन इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में मशीन के बारे में बताया गया कि मशीन क्या है। ठीक है। शांति बाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में ट्री के बारे में अच्छा से बताया गया। वो में कहा गया कि देखिए कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिनका काम होता है कि वो जमीन पे ही पड़े, मतलब उसमें धसे रहे। ठीक है। और कुछ ट्री ऐसे होते हैं जिनका ये पर्पस होता है कि वो काट के उनका यूज कर लिया जाए। जो काट के यूज करने वाला है, जैसे शीशम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, ठीक है, बम्बू का पेड़ है। ये सब पेड़ जो है उसका सोल पर्पस ही ये होता है कि हम उसको काट के यूज करें। तो इस सेंस में हम मानेंगे कि वो आपका जो है मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन महुआ का पेड़ है या फिर कोई ऐसा प्लांट है जो पेड़ फल के लिए रोपा जाता है, आम अमरूद ये सब का, ये सब पेड़ जो है उसका पर्पस ये होता है कि हम उसका फल तोड़ तोड़ के खाए, ना कि पेड़ तोड़ तोड़ के खाए। ठीक है। तो फल फ्रूट बियरिंग प्लांट्स जो है वो आपका क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। केस लॉ मिल गया शांति बाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। एक लिस्ट मौजूद है जो पास्ट ईयर क्वेश्चन में सब पूछा हुआ है। 10 प्रॉपर्टी का लिस्ट हम निकाले हैं जो पहले पूछा हुआ है और ई बुक सब में भी मिल जाता है। तो वो है क्या क्या देख लीजिए। ये सब चीज इमोहल प्रॉपर्टी है। पहला बेनिफिशियल इंटरेस्ट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, यानी राइट टू वे, किधर से किधर जाने का मतलब घर के बगल में कोई रास्ता है और उस रास्ता से आने जाने का दिए हुए 4 फीट का गली किसी को दिए हुए है, तो 4 फीट का जो गली है वो ई मोहल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट काउंट होगा, ना कि मोहल प्रॉपर्टी का। सेक्शन 6 में अभी हम आते हैं इसके बारे में डिटेल में कल। दूसरा चीज है राइट अंडर लीज और टीनेंसी। आपको लीज या टीनेंसी पाने का अधिकार, ये जो है आपका टीनेंसी किराया पाने का अधिकार, लीज पाने का अधिकार, ये आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉम्बे वर्सेस लाल पंचम 1965 के केस में हेल्ड किया गया कि ये इमोरल प्रॉपर्टी है। लिस्ट है, बस लिख लीजिएगा। राइट टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम माइन, ये भी इमोरल प्रॉपर्टी है। राइट टू फिश ली, मछली पालने का अधिकारी। केस लॉ पूछा है संतोषी जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में हेल्ड किया गया कि फिशरी जो है मछली पकड़ने का अधिकार वो आपका इमोरल प्रॉपर्टी है। फेयरी इधर से उधर ले जाने का, लाह चुनने का जो होता है वो भी आपका इमोरल प्रॉपर्टी में है। राइट टू कलेक्ट ड्यू फ्रॉम फेयर एंड होट, ठीक है, हाट से ये या फिर ये क्या कहते हैं मेला लगा है वहां से बकाया पैसा वसूलने का अधिकार। हर साल आके वहीं पर मेला लगाया जाता है, ठीक है, गांधी मैदान के एक पर्टिकुलर, तो वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फील्ड है वहां पर हर साल साले साल मेला लगता है, रामलीला मैदान फॉर एग्जाम्पल। नहीं, वो दूसरा चीज हो गया। जो आपका राइट टू टेक फॉरेस्ट प्रोडक्ट, अच्छा देखिए आपका फॉरेस्ट से प्रोडक्ट लेने का, जैसे वहां पर कुछ ट्राइबल जनजातियां आती हैं जिनको राइट होता है, ये महादेव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में कहा गया कि आप वहां पर से पेड़ पौधा ये सब जो है फल फ्रूट जो जंगली है या फिर वहां से सॉइल वगैरह अपना घर बनाने के लिए ट्राइबल्स लोग ले जाते हैं, तो वो उनका इमोरल प्रॉपर्टी का राइट है, उनसे वो छीना नहीं जा सकता है। अगला है राइट टू कलेक्ट लाह। लाह जो होता है जो मोहर बनता है लाल रंग, चूड़ी भी बनता है लाह का, लाह का चूड़ी, हाँ लहटी। और फिर उसके बाद और भी होता है, जैसे आपका गवर्नमेंटल का कोई गवर्नमेंट का बहुत बड़ा बड़ा स्टैंप हुआ ना, तो उसे पिघला के स्टैंप मार दिया जाता है उसको, ताकि वो फिक्स रहे। राजा महाराजा सब करते थे कि वो अपना सील मार देते थे कि अभी इस पे मोहर लग गया है, इसको खोला नहीं जा सकता, जिसको देना है वही खोलेगा। ठीक है। या फिर कोई मॉर्गेज डेट है, मॉर्गेज डेट मतलब गिरवी रखा हुआ कोई डेट है, वो भी इमोरल प्रॉपर्टी है। और रिडिम्पशन क्या होता है वो हम बताएंगे 67 में। तो वो होता है इतना तरह का प्रॉपर्टी जो है वो इमोरल होते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी हम लोग का कहाँ डिफाइन है,
तो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हम लोग देखेंगे सेक्शन 336 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट प्लस सेक्शन 2G ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड सेल्स ऑफ गुड एक्ट का। ठीक है, तीनों का कंबाइन इफेक्ट समझ लो। तो इसमें सिंपल समझ लो कि मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड कर दिया है इसमें, वहाँ टीपी में एक्सक्लूड कर दिया था, यहाँ इंक्लूड कर दिया है ग्रोइंग स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। ठीक है, एक लिस्ट है, तो इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी है। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ये बहुत बार रिपीटिंग क्वेश्चन है। थिंग्स प्लेस्ड ऑन द लैंड, अगर लैंड के ऊपर कोई चीज रखा हुआ है, टेबल चेयर, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। अटैच टू इट विदाउट इंटेंशन ऑफ मेकिंग परमानेंट पार्ट ऑफ द लैंड, या फिर उससे ऐसे अटैच किया गया है कि वो हम लोग का इंटेंशन ये है कि हम इसको परमानेंट नहीं करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल है जो हिलता उलता है, तो हम लोग जमीन से उसको अटैच कर दिए हैं कि ताकि हिले उले ना, मशीन हम चला रहे हैं उस पर, लेकिन कल को हम जिससे हैं नट बोल्ट खोल के उसको लेके चले जाएंगे। ठीक है। तीसरा है प्रोमिसरी नोट्स गवर्नमेंट का। रॉयल्टी और कॉपीराइट, ये बहुत बार पूछा है कि रॉयल्टी और कॉपीराइट मूवेबल प्रॉपर्टी है और ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो रॉयल्टी और कॉपीराइट जो है वो मूवेबल है। राइट टू वर्शिप, पूजा करने का अधिकार, ये आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ये मूवेबल है। ठीक है। डिक्री ऑफ एरियाज ऑफ रेंट, अगर हमको कितना रेंट वसूलना है कितना नहीं वसूलना है, इस चीज के बारे में कोई डिक्री आ जाता है कोर्ट के थ्रू, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। डिक्री फॉर सेल ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द मॉर्गेज, मॉर्गेज के हिसाब, मॉर्गेज के बेसिस पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने का डिक्री, वो डिक्री मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। जीवन अली वर्सेस बासु माल के केस में ये कहा गया। ठीक है। राइट टू गेट मेंटेनेंस एंड अलाउंसेस, ये आफ्ताब बेगम के केस में कहा गया। और राइट टू एंजॉय बेनिफिट ऑफ द फ्रूट ट्री, ये भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है। जो केसेस लिखे हैं वो पूछा है इसलिए लिखे हैं। अटेस्टेड, अटेस्टेड मतलब क्या होता है, देखिए कोई प्रॉपर्टी को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई डॉक्यूमेंट के थ्रू ही ट्रांसफर होगा। एक डॉक्यूमेंट बनेगा और डॉक्यूमेंट पे किसी न किसी जो बना रहा, जो मतलब दे रहा है और जो ले रहा है, उन लोगों का साइन तो रहेगा ही। जो दे रहा है और जो ले रहा है, ठीक है, जो ट्रांसफरर हुए उसको एक्सक्यूटेंट बोला जाता है। ठीक है। और जो उस प्रॉपर्टी पे कुछ व्यक्ति अफरीम करते हैं, विटनेस बनते हैं कि ये मेरे सामने ही ये चीज हुआ है, तो उन व्यक्तियों को अटेस्टेशन, अटेस्टेड कहा जाता है। ठीक है। ये व्यक्ति जो है, जो साइन अपना भी रजामंदी देते हैं कि हाँ हमारे सामने किसी ने ये प्रॉपर्टी बेचा है और कोई प्रॉपर्टी खरीदा है, तो जो ये विटनेस बन रहे हैं ना, ये विटनेस कहलाते हैं आपके अटेस्टेड। ठीक है, अटेस्टेशन। और जो डॉक्यूमेंट पे इन्होंने साइन किया, कर दिया, तो उसको करने के बाद कहेंगे अटेस्टेड हो गया वो। ठीक है। अटेस्टेशन क्या हुआ, जो आदमी बन रहे हैं वो अटेस्टेशन हुए, जो विटनेस है, और जब ये डीड पे कर दिए तो वो अटेस्टेड हो गया। ठीक है, यही बात है अटेस्टेशन में। तो यहाँ पर दो आदमी का होना जरूरी है। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। मुस्लिम लॉ में फीमेल को आधा माना गया था, मतलब एक मेल और दो फीमेल होना चाहिए था। यहाँ पर एक मेल और एक फीमेल भी सफिशिएंट है, दो फीमेल भी सफिशिएंट है, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, बस दो व्यक्ति, दो पर्सन का बात कर रहा है। ठीक है। क्या काम है उनका, उनका बस यही काम है कि वो, उनका काम के बारे में बोला गया। कुमार हरिश्चंद्रा सिंह देव वर्सेस बंसीदार मोहतनी 1965 के केस में, इन्होंने कहा कि उनका बस यही है कि वो एज ए विटनेस की तरह काम आएंगे कि डॉक्यूमेंट का जो साइन वगैरह किया गया है ना, वो किसी टाइप के फ्रॉड, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके नहीं किया गया। ठीक है। अगर कोई फ्रॉड, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके किया जाएगा तो वो हो जाएगा। क्यों वो लोग अपना भी विटनेसेस देंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया। क्या क्या जरूरत है, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है, एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा, कम से कम दो या दो से अधिक। ठीक है। दूसरा कहता है
कि वो सब व्यक्ति जो है वो साउंड माइंड के होना चाहिए और मेजर होना चाहिए। ठीक। तीसरा कहता है कि हर एक अटेस्टिंग विटनेस जो है वो साइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिक्यूटेंट। ठीक है, एक्सिक्यूटेंट के सामने ही साइन करेंगे। मतलब सपोज दैट सेल डीड पे साइन किया जा रहा है, तो पहले जो खरीद रहा है और बेच रहा है वो लोग आपस में साइन करेंगे, और फिर उसके बाद जो उसको अटेस्टेशन करवा रहे हैं वो लोग साइन करेंगे कि हाँ हम अटेस्टेशन करवा रहे हैं। और ये जो अटेस्टेशन करवाने वाले साइन कर रहे हैं वो एक्सिक्यूटेंट के सामने कर रहे हैं। एक्सिक्यूटेंट क्या हो गया, समझ में आ गया? जो खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं वो लोग हो गए। और अटेस्टेड के कौन हो गए? जो उस चीज का सहमति दे रहे हैं कि मेरे सामने खरीदा बेचा गया, वो हो गया। तो क्या देखेंगे वो लोग? ये जो अटेस्टिंग विटनेस है उनको कुछ चीज अपने आंखों के सामने देखना जरूरी है कि जो बेचने खरीदने वाले हैं उन्होंने उनके आंखों के सामने ही अपना साइन किया हो, और जो पढ़े लिखे नहीं हो थंब इम्प्रेशन वगैरह दिए हो। ठीक। उसके बाद तीसरा है कि जो उसको एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए कि साइन हो चुका है। मतलब साइन, मोटा मोटी बात है कि साइन करते हुए अपने सामने देखना होगा उसको, तभी वो बन सकता है। ठीक है, तो एक्सिक्यूटेंट लोग सामने साइन कर दिए, उसके बाद अटेस्टेशन साइन कर देंगे कि हाँ हमारे सामने ही ये सब है। क्वालिफिकेशन बस दो है, मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड का होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्या हम खुद ही खरीद रहे हैं और मेरे सामने बेच रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हम और अनिल जो है वो आपस में सेल और परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम दोनों में से कोई अटेस्टेशन बन सकता है, विटनेस बन सकता है उस चीज का? थर्ड पर्सन को बनना जरूरी है। जो पार्टी है यानी एक्सिक्यूटेंट है वो लोग नहीं बन सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन को बनना जरूरी है, और दो और अलग से लेके आएंगे हम लोग। ठीक है, इतना ही था अटेस्टेशन। देखिए, एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है, एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है किसी टाइप का अनसिक्योर्ड डेट, ठीक, या फिर कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी का, लेकिन वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो क्लेमेंट के कब्जे में ना हो। जो क्लेम कर रहे हैं कि इस मूवेबल प्रॉपर्टी से हमको कुछ बेनिफिशियल इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उनके कब्जे में वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, प्लस सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है कि हम उस चीज के थ्रू हम किसी टाइप का उनको ग्राउंड ऑफ रिलीफ दे सकते हैं। ठीक है, वेदर सच डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, अगर उस टाइप का कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट एग्जिस्टेंस में है या एक्योरिंग है, कंडीशनल है या कंटीजेंट है, ये सब है। अब एक एक करके समझिए इसको क्या होता है। सेक्शन 3 में देखिए क्या कह रहा है, एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम मीन्स ए क्लेम टू एनी डेट, किसी टाइप का कर्जा पे क्लेम बनाना, other than debt secured by mortgage of immovable property और hypothecation और pledge of movable property। ठीक, यहाँ समझिए क्या कह रहा है। पहले तो कह रहा है कि हमारा किसी टाइप का कर्जे पे क्लेम है। कर्जा दो तरीका का हो सकता है, एक हो सकता है सिक्योर्ड डेट और एक हो सकता है अनसिक्योर्ड डेट। जो सिक्योर डेट है उसमें हम लोग कर्जे के बदले कोई प्रॉपर्टी का कागज गिरवी रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉर्गेज कर रहे हैं तो मॉर्गेज में हम जमीन का कागज गिरवी रख सकते हैं, या फिर हमको हाइपोथेटिकेशन या प्लेज करना है, हम सोने का जेवरात गिरवी रख के कुछ पैसा उठा ले लिए, तो जिसमें हम किसी टाइप का सिक्योरिटी वगैरह दे रहे हैं ना, तो वो सिक्योर डेट हो गया। एक्शनेबल क्लेम सिक्योर डेट के केस में नहीं आएगा। एक्शनेबल क्लेम हरदम अनसिक्योर डेट के एवज में ही आएगा, जहां पर हमने पैसा तो ले लिया सामने वाले पार्टी से, लेकिन हम उसके बदले में एज ए सिक्योरिटी उनको कुछ नहीं दी है। ठीक है, डेट जो होते हैं वो बेसिकली तीन तरीका का बांट सकते हैं हम लोग। एक होता है एग्जिस्टिंग डेट। एग्जिस्टिंग डेट मतलब क्या होता है कि देखिए, अब डेट जो है, हम आपसे पैसा लिए इस शर्त पे लिए कि अगले महीने के 10 तारीख को हम आपको लौटा देंगे पैसा।
तो 10 तारीख तक वो डेट जो है वो ड्यू है। ड्यू है मतलब आप पे बचा हुआ है, और जैसे ही 10 तारीख हो जाएगा ना तो वो पेबल हो जाएगा। अब हमको लौटाने का टाइम आ जाएगा। तो ड्यू क्या होता है और पेबल क्या होता है समझ में आया? ठीक है। और जैसे ही 10 तारीख पूर्ण जाएगा वैसे ही वो डेट जो होता है वो पेबल हो जाएगा, आप पे कर दीजिए इसको। अगर आपको कोर्ट ऑफ लॉ जाना है तो कब जाइएगा आप? 10 तारीख के बाद ही जाइएगा ना। तो जब से कर्जा पेबल हो जाता है तब से आप जा सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। कर्जा तो लिया हुआ है पहले ही से, आप ये बात से इनकार नहीं कर सकते, हम ये बात से इनकार नहीं कर सकते कि कर्जा में नहीं है, लेकिन पेबल होने के बाद ही आपका राइट उस पे आता है कि आप अब उसको वसूलिए। दूसरा होता है एक्वायरिंग डेट। एक्वायरिंग डेट समझिए क्या होता है। अब ड्यू जो है वो प्रेजेंट डेट से है, मतलब अभी से डेट है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखिए। हम आपको कह रहे हैं कि आप हमको 1 लाख रुपया महीना 1 लाख रुपया हमको दे दीजिए, और हम आपको वापस कैसे करेंगे? हर महीने के 10 तारीख को हम आपको 10-10 हजार रुपया करके वापस देते जाएंगे। इस टाइप का डेट जो होता है ना वो एक्वायरिंग डेट कहलाता है। का डेट होता है कंडीशनल और कंटीजेंट डेट। कंडीशनल और कंटीजेंट डेट क्या होता है कि हम कहेंगे कि सर्टेन कंडीशन फुलफिल हो जाएगा ना तो आपको हमको वापस पैसा भिजवाना देना है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मिस्टर एक्स की बेटी के लिए शादी के लिए पैसा दे दिए और कहें शादी जिस दिन हो जाएगा तहिया से हमको कर्जा वापस करना शुरू कर देना। ये कंडीशनल डेट है, जिस दिन से उसका शादी हो जाएगा उसके बाद से हमको मेरा पैसा वापस मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये कंडीशन लगाकर डेट 3 तरीका का होता है, ये 3 तरीका का डेट है। तो हम लोग जो एक्शनेबल क्लेम में पढ़ रहे हैं वो हम लोग कह रहे हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी के बदले में कोई डेट हो। ठीक है। और वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है जो अपना डेट मांग रहा है, क्लेम मांग रहा है, उसके कब्जे में ना है। ठीक है। और उससे उसको किसी टाइप का बेनिफिशियल इंटरेस्ट मिल रहा हो मूवेबल प्रॉपर्टी को। जैसे सपोज दैट इजी वे में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कार एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है। कार चलाएगा भाड़ा पे तो उसको कुछ पैसा मिलेगा। ठीक। तो कार एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, और मूवेबल प्रॉपर्टी जो है हम कह रहे हैं कि इस कार से जो बेनिफिट मिल रहा है वो हमको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पे मेरे कर्जा बाकी है। तो ये बेनिफिट जो है क्या कोर्ट इसको रिकॉग्नाइज करेगी कि हाँ भाई ऐसा कोई बेनिफिट है राइज हुआ? तो ये तीनों चीज जहां फुलफिल हो रहा है वो एक्शनेबल क्लेम कहलाएगा। ठीक है। देखो पहले समझो, ये मेरा कार है, मिस्टर बी का ये कार है। अरे मतलब ये मिस्टर बी का ये कार है। इसने इस कार को मिस्टर ए को दिया हुआ है चलाने के लिए भाड़े पे। ठीक है। कार एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, और जब चलाएगा तो इसको इससे बेनिफिट होगा किसी टाइप का। तो ये जो है बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए जो प्रॉपर्टी हो रहा है, और हमको इस कार को जब चाहे वापस ले सकते हैं, ले सकते ना। तो यही जो वापस लेने का अधिकार है ना अपने मूवेबल प्रॉपर्टी को वापस पोजीशन में ले लेने का, यही कहलाता है एक्शनेबल क्लेम। हमको क्लेम करने का अधिकार है कि हमको मेरा कार वापस दीजिए। ये बेनिफिट देने वाला मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि मेरे कब्जे में नहीं है, लेकिन हमको मेरे पास ये राइट है कि हम जब चाहे उस मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में वापस ले लें। तो ये कहलाएगा आपका एक्शनेबल क्लेम। है कि क्या एक्शनेबल क्लेम है और क्या नहीं है वो देख लीजिए। खाली एरियाज ऑफ लैंड जो होता है, रेंट लेने का अधिकार, ये एक्शनेबल क्लेम है। मनी ड्यू टू इंश्योरेंस पॉलिसी। अब हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हुए हैं और मेरा मैच्योर कर गया वो, तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी का मनी है वो मेरा एक्शनेबल क्लेम है। ठीक है। रिटर्न ऑफ अर्नेस्ट मनी, हम कुछ पगड़ी के दौर पे दिए थे पैसा, तो पगड़ी दुकान लिए तो पगड़ी देता है ना कि 1 लाख रुपया पगड़ी और 30,000 रुपया महीना। तो 1 लाख रुपया जो पगड़ी है वो 30,000 मंथली में एडजस्ट होते जाता है।
तो अर्नेस्ट मनी हो गया, तो उसको रिटर्न लेने का अधिकार। जिस दिन हम मान लीजिए कि 1 महीना दुकान चला के वापस दुकान खाली कर दिए, तो पगड़ी हमको वापस मिलना चाहिए, एडवांस पेमेंट जो होता है वो। राइट टू गेट बैक परचेस मनी व्हेन सेल इज सेट असाइड। अब हम कुछ चीज खरीदने के लिए उसको पैसा दिए थे, लेकिन अब हमसे वो बेचना नहीं चाह रहा है, हम उसका खरीदना नहीं चाह रहे हैं, तो जो चीज खरीद बिक्री के लिए हमें पैसा दिए थे वो मेरा राइट है। ठीक है। राइट ऑफ द पार्टनर टू sue ऑन अकाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो गया, तो पार्टनरशिप का 1 लाख का प्रॉपर्टी निकल के आया, तो 1 लाख प्रॉपर्टी है और 2 पार्टनर है, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे केस कर सकता है कि 50-50 हजार रुपया जो भी है बांटिए आप। मुस्लिम वुमेन का राइट है अनपेड डावर को, ये भी एक तरह का एक्शनेबल क्लेम है, ये बहुत बार पूछा हुआ है ये मुस्लिम वुमेन वाला। ठीक है। और राइट ऑफ क्लेम ऑफ बेनिफिट अंडर कॉन्ट्रैक्ट और परचेजेस ऑफ गुड, ठीक, ये भी आपका एक्शनेबल क्लेम है। और राइट टू गेट बिजनेस प्रोसीड, राइट टू गेट द प्रोसीड ऑफ द बिजनेस, ये भी एक्शनेबल क्लेम है। कुछ नहीं है जो पूछता है क्लेम फॉर मीन्स प्रॉफिट, ये बहुत बार पूछा हुआ है। डैमेजेस फॉर टॉर्ट, ये सब आपका एक्शनेबल क्लेम नहीं है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके कारण से हम लोग का डैमेज हुआ है, और डैमेज जो हम टॉर्ट के अंदर क्लेम कर रहे हैं, तो वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है। ठीक है। मीन्स प्रॉफिट एक्शनेबल, मीन्स प्रॉफिट जो है CPC 211 में है, वो आपका ये नहीं है आपका एक्शनेबल क्लेम। कॉपीराइट है किसी बुक का, ठीक है, वो नहीं है। डिक्री ऑफ डेट जो है वो नहीं है। फ्यूचर डिक्री जो है वो नहीं है। ये सब चीज जो है आपका एक्शनेबल क्लेम नहीं है। तो बस एक्शनेबल क्लेम होता है क्या है और नहीं होता है वो इम्पोर्टेंट करता है।